हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं ये लेक्चर थर्ड जो है आपका मार्च 2020 का करंट अफेयर्स का। उम्मीद है इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके अपकमिंग एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहला आप न्यूज़ देख रहे हो क्या है? कूलिंग ऑर्डर बाय केरला गवर्नमेंट टू कंट्रोल बर्ड फ्लू। ठीक है, तो ये मार्च की न्यूज़ थी। तो केरला गवर्नमेंट को ये न्यूज़ या उनके जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनको न्यूज़ मिली थी कि वहाँ बर्ड फ्लू बढ़ने का खतरा है। तो इस वजह से वहाँ पर जो प्रिकॉशंस मेजर थे वो लिए गए थे आपके। ठीक। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या चीज़ें मिल सकती हैं जो हमारे एमसीक्यू में आ सकती हैं। सबसे पहला ये कि जो ये इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, ये कितना मेट्रिक टन जो है वो प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करती है। तो ये लिखा हुआ है 4,49,527 मेट्रिक टन्स का जो है हम वो करते हैं। और जो हमारे मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, देखो दे रखा है कहाँ कहाँ। रशिया में, मालदीव में, इंडोनेशिया में, सऊदी अरेबिया में और ओमान में। ठीक है। आप ये जो एक्टिविटी है, ये पोल्ट्री फार्मिंग होती है, इसको आप लोग एलाइड एक्टिविटी भी कह सकते हो। ठीक है, एक्टिविटी एलाइड एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एलाइड एग्रीविटी एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। बस जैसे हमने आपके मोदी जी ने बोला था ना कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है, देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन मिल गया हमको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फार्मर्स की इनकम क्या करने का, जो डबल करने का प्रॉमिस किया था वो कब तक किया था, तो वो उसका आंसर क्या है, 2022। ठीक है। तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं। फिर अगर देखें यहाँ नीचे एक और चीज़ जो कर रखी है मैंने ब्रैकेट में बॉक्स में कर रखी है, इंडिया वॉज पोजिशन का हमारी पोजीशन क्या है, 17th इन ग्लोबल। ठीक है। तो 19 का है लेकिन डाटा आपका चलेगा कि एग्जाम में आ जाए कि पोल्ट्री फार्मिंग में हमारा कितना नंबर है, पोजीशन क्या है हमारी, तो आप 17 टिक करके आएंगे। ठीक है। और अगर इंडिया के अंदर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से ऐसे आपके स्टेट हैं जो टॉप इसमें हैं आपके, तो पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरे नंबर पे केरला हो गया, तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु हो गया और चौथे नंबर पे कर्नाटका हो गया। ठीक है। और एक और फैक्ट आपको मिल रहा है यहाँ से, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स एंड 18th। ठीक है, फिफ्थ हो गया एग्स के मामले में। ठीक है, एंड 18th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ये, ठीक है, बॉयलर्स जो होते हैं या उनके मामले में। तो ये देखो दो तीन, तो यहाँ से हमको तीन चार हमको फैक्ट्स मिल रहे हैं जो कि आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला ये रहा, कोरोना वायरस सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंडिया प्रपोजेस कोविड-19 इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो ये लॉकडाउन के पहले का था, जब तक हमारे पीएम ने और अदर कंट्रीज ने नहीं किया था, लेकिन एग्जाम में आपके आ सकता है। तो सार्क, सार्क का फुल फॉर्म आपको पता है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। टोटल सार्क में कितनी कंट्रीज हैं आपकी, 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, सब इंडिया को बाउंड्री को छूती हैं। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। ठीक। तो ये आपका उस समय का एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, किसी को नहीं पता था कि उसके बाद से वर्चुअल ही मीटिंग हुआ करेगी। आज हम लोग दिसंबर में हैं, आज 24 दिसंबर है। आज भी कई मीटिंग आज भी वर्चुअली होती है। खैर, तो ये इंडिया ने देखो शुरू से ही हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने बताया कि हमें एक कोविड-19 का इमरजेंसी फंड जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक। दूसरा, अगर हम देखें कभी एग्जाम में आया कि इंडिया इज फाइटिंग कोरोना वायरस विद द स्ट्रेटजी प्रिपेयर डोंट पैनिक। ठीक है, ये वर्ड शायद पूछ लें आपसे, प्रिपेयर डोंट पैनिक। और कई बार कई लोग कहते हैं कि जो ये लॉकडाउन हुआ था आपका, क्या इसका कोई बेनिफिट हुआ? हाँ हुआ। अब आप बोलोगे कि सर केसेस तो 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गए। लॉकडाउन का जो टेन्योर था उसमें हुआ ये कि जो स्प्रेडिंग थी आपकी वायरस की, उसकी स्पीड स्लो हुई है। हम ये नहीं बोल रहे कि स्प्रेडिंग हुई नहीं है, स्पीड स्लो हुई है। और स्लो होने की वजह से जो हमको मेडिकल प्रिपरेशन करनी थी उसके लिए हमको क्या मिल गया, टाइम मिल गया। चलो खैर, यहाँ से एक चीज़ जो हमको मिल रही है और मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोग इसके लिए नोट्स बनाएंगे, वो है सार्क। सर्च क्या करना है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ आप लोग करिएगा। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये सर्च करेंगे। दूसरा, आप नोट्स बनाएंगे कि जो इसके रीजनल सेंटर, आई रिपीट रीजनल सेंटर्स, वो कहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ह्यूमन रिसोर्स सेंटर कहाँ पर है, इनका सार्क का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहाँ पर है, इस तरीके से। ठीक है। तो आपको शायद 6 या 7 रीजनल सेंटर्स मिलेंगे, वो अलग अलग देशों में हैं। और थर्ड,
ये सार्क का जो बना था एस्टैब्लिशमेंट ईयर और किसने इसका इनिशिएशन किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया कल्चर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। तो देखो आपको एक नई वर्ड, आपको एक कीवर्ड मिल रहा है। तो ये इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। मिथेनोट्रॉफिक, मिथेनोट्रॉफिक ये नया वर्ड आपको दिखा। तो मिथेनोट्रॉफिक दो दो वर्ड से मिलकर बना है, मिथेनोट्रॉफिक से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, मिथेनोट्रॉफिक आर एनवायरमेंटल ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ मेजर रोल इन साइक्लिंग ऑफ मीथेन, ठीक है। तो मीथेन की जो साइक्लिंग होती है लगातार, मीथेन जैसे आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में कि आपकी क्या होती है, वाटर साइकिल होती है, सल्फर साइकिल होती है, वैसे ही आप कार्बन साइकिल होती है, वैसे ही मीथेन की साइकिल होती है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मिथेनोट्रॉफिक जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ऊपर देख लें। The Agharkar Research Institute of Pune has isolated 45 strains of methanotrophic bacteria. These bacteria are capable of reducing methane emission in the rice plant. In the rice plant, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन हमको और मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली समझने वाली बात है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे ज्यादा जो मीथेन गैस का इमिशन होता है नेचुरल तरीके से, आई रिपीट नेचुरल तरीके से, वो कहाँ से होता है। तो उसका आंसर था वो एमसीक्यू में पैडी फील्ड से, यानी कि राइस फील्ड से। तो अब अगर आप देखें पूरी दुनिया में देखें सबसे ज़्यादा चावल कहाँ या राइस की खेती कहाँ कहाँ होती है, तो राइस जो है उसकी जो खेती होती है वो दो देशों में सबसे ज़्यादा होती है। एक आपका चाइना और दूसरा हमारा इंडिया, ठीक है। दो दो जो जगहों पर सबसे ज़्यादा होती है। वजह खाने वाले ज़्यादा है, हमारे पॉपुलेशन, चाइना नंबर 1 है पॉपुलेशन के बारे में, और मैक्सिमम जो आपका ईटेबल आइटम है यहाँ पर लोगों का वो क्या रहता है, आपका राइस ही रहता है। दूसरा हम इंडिया वाले हो गए, ठीक। अलग अलग चीज़ें राइस का प्रोसेस करके हम लोग बनाते हैं। दूसरा, एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चावल खाना छोड़ दो या चावल की खेती नहीं करनी चाहिए। एक और है कि राइस में जो वाटर का यूज़ होता है वो भी सबसे ज़्यादा ही होता है। इफ़ यू एक्सेप्शन शुगर केन, ठीक है। ये भी यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में शायद आ जाए तो आप लोग कर लेंगे। अगर आपके सामने दे रखा है शुगर केन, राइस दे रखा है और दो कोई और क्रम दे रखी है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा पानी का यूज किस में होता है, तो आप टिक करेंगे शुगर केन। लेकिन अगर शुगर केन नहीं दे रखा है और चार कोई भी, मान लो तीन कोई भी आपकी क्रॉप दे रखी है और एक चौथी राइस दे रखी है, फोर्थ वन, तो हमेशा राइस में टिक करके आओगे कि राइस में पानी का यूज सबसे ज्यादा होता है। और हमें पता है कि जैसे जैसे एज टाइम पासिस ग्राउंड वाटर और जो भी आपका वाटर साइकिल है वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक। अच्छा, यहीं से अगर हम एक और चीज़ देखें तो आप ये देख लोगे वर्ड जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, बायो इनोक्यूलेंट। बायो इनोक्यूलेंट क्या है, देखिए, बायो इनोक्यूलेंट आर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी और फंगाई, ठीक है। किसके किसके हैं बायो इनोक्यूलेंट, बैक्टीरिया के हैं, ये स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। जेनेटिकली वर्ड है ये आपका, स्ट्रेन्स होते हैं। और तीन चीज़ों में ये बायो इनोक्यूलेंट के क्या मिलते हैं, स्ट्रेन्स मिलते हैं, बैक्टीरिया, एल्गाई और फंजाई। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूं, आप में से कई नॉन बायो वाले हैं, तो अगर मैं इनको ऑर्डर वाइज लगाने के लिए बोलूँ कि इनको साइज, यानी कि इनके साइज के अकॉर्डिंग इनको लगाओ, सबसे बड़े से छोटा, लार्जर देन शॉर्टर, जो स्मॉलेस्ट है। तो सबसे छोटा जो होता है वो आपका क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया होगा, ठीक है। सबसे छोटा जो है वो बैक्टीरिया होगा, उसके बाद एल्गी होगा, उसके बाद फंजाई होगा, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा साइज में, ठीक। कभी लगाने को आ जाए उल्टा, बैक्टीरिया तो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एल्गी माइक्रोस्कोपिक नहीं है, दिखता है आपको, फंजाई भी दिखता है आपको, ठीक है। अच्छा, दे टेक इन नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड प्रिपेयर नाइट्रेट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट, बाय दिस यूज ऑफ फर्टिलाइजर आर रिड्यूस। दे ऑल्सो इंक्रीज जिंक एंड फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये बड़े बायो इनोक्यूलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज बायो इनोक्यूलेटर, ये आपसे सीधे पूछेगा कि बताओ चारों में से बायो इनोक्यूलेंट क्या चीज होती है, तो आप टिक करेंगे स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई। अगर नीचे देखें, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैं भी बात कर रहा था, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, यानी कि CH4 इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस कॉन्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो मीथेन क्या होती है, एक ग्रीन हाउस गैस है। देखो एक और क्वेश्चन हमको मिल गया यहाँ से, ठीक है। और तो मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है बड़ा यूजफुल होंगे हमारे लिए, ठीक। तो यहाँ से काफी कुछ हमें डाटा या फैक्ट्स मिल रहे हैं जो आपके क्वेश्चन या एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अगला ये रहा, अगर हेडिंग पढ़े पहले, गंगा आमंत्रण अभियान ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक।
तो देखो सबसे पहले तो सबसे पहले इसके दो पार्ट कर लेते हैं इस हेडिंग के ही। सबसे पहले समझते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है, तो उसके लिए सीधे आते हैं हम लोग यहाँ पर। क्या है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाज लॉन्च्ड इन 2011। चलो एक क्वेश्चन तो हमको एमसीक्यू के लिए यहाँ से मिल गया कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कब लॉन्च हुआ था, 2011 से लॉन्च हुआ था। ठीक है, इट वाज इनिशियली ऑपरेटेड अंडर द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी दैट वाज डिसॉल्व्ड इन 2016। तो देखो दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल गया क्या, कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी कब डिसॉल्व की गई, 2016 में। पहला मिला कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कब बना था, 2011 में। और अब ये किसके अंडर में आ गया, नेशनल गंगा काउंसिल के अंडर में, या ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये ध्यान रखना नई मिनिस्ट्री बनी है। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन को मिल गया एमसीक्यू के लिए कि आपको पूछ ले कि भाई एक जो हाल में ही 1-2 साल के अंदर नई मिनिस्ट्री बनी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसका नाम बताओ, तो आप टिक करोगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। चलिए वापस आते हैं। तो क्या है ये कि 14 मार्च 2020 को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज्ड गंगा आमंत्रण अभियान। ये है क्या, इसमें ओपन वाटर राफ्टिंग और कायाकिंग एक्सपीडिशन किया गया था गंगा में। अगर आप में से कोई ऋषिकेश कभी कोई घूमने गया है तो वहाँ पे राफ्टिंग और कायाकिंग होती है। तो ये एक तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम था कि इसमें देवप्रयाग से, हमारे यहाँ उत्तराखंड में देवप्रयाग है, ऋषिकेश से ऊपर पड़ता है, वहां से ये पूरा इनका अभियान चला था राफ्टिंग और कायाकिंग करते हुए। पूरा ऋषिकेश और उससे आगे गए थे। ठीक है, लिखा हुआ है देवप्रयाग से करते हुए एंड गंगा सागर। अब देखो यहाँ पे 2 डेस्टिनेशन दे रखा है। एक पहला डेस्टिनेशन देवप्रयाग है जो कि हमारे उत्तराखंड में है। ठीक है, और गंगा सागर जो है वो आप यहाँ देख रहे हो, मैंने ड्राइव कर रखा है, ये हो गया सुंदरबन, यानी कि कहाँ हो गया आपका, वेस्ट बंगाल। इतना लंबा ये लोग राफ्टिंग करते हुए गए थे। आप इमेजिन करो, ये लोग उत्तराखंड, यूपी, बिहार और फिर कहाँ, वेस्ट बंगाल। बहुत लंबी यात्रा इन्होंने इससे की थी। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम था आपका, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हमको मिल गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला ये रहा पार्लियामेंट पास डायरेक्ट टेक्स्ट विवाद से विश्वास बिल। तो यहाँ का मेन जो है वो ये है, विवाद से विश्वास बिल या विवाद से विश्वास, ये हिंदी का है, इंग्लिश में लिखा हुआ है इन्होंने। ये क्या चीज़ है, तो ये असल में क्या है इसका, देखो अगर हिंदी वर्जन भी दे रखा है यहाँ पर, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है। द इंग्लिश वर्जन ऑफ द बिल इज नो डिस्प्यूट बट ओनली ट्रस्ट। ठीक है, ये है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लिटिगेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टैक्स पेमेंट। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं जाना हमने। अगर आ जाए कि विवाद से विश्वास जो प्रोजेक्ट है या जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ने शुरू किया है, या इंग्लिश में नो डिस्प्यूट बट ओनली ट्रस्ट, किससे रिलेटेड है, टैक्स कलेक्शन। जो टैक्स आपके डिफॉल्टर्स हैं या जो भी डिस्प्यूटेड हैं, वो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करें, अपना टैक्स को बिना पेनल्टी के या थोड़ी बहुत पेनल्टी के क्या करें, पे करके सेटलमेंट करें। बस ये चीज़ आपको इस न्यूज़ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला ये है एक्सपोजर लिमिट्स फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक revised by RBI. The RBI of India revised exposure limit of urban cooperative bank. Earlier, the RBI permitted 15% of its capital fund to single borrower and 40% of its fund to group of borrowers. ठीक है, देखो ये जो इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, इससे सिर्फ हमको ये समझना है कि जितने भी आपके बैंक्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये लोग शायद आप लोग इकोनॉमिक्स कर चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जो बैंक्स हैं या तो आपके क्या होते हैं, शेड्यूल बैंक होते हैं। शेड्यूल बैंक को आप लोग क्या बोलते हो, सरकारी बैंक, आम भाषा में, लेमन की लैंग्वेज में। जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, ये सब क्या हो गया, शेड्यूल बैंक। फिर आपके क्या होते हैं, एक प्राइवेट बैंक होते हैं। ठीक है, प्राइवेट बैंक होते हैं। ठीक, प्राइवेट बैंक होते हैं। और एक आपके क्या होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं। ठीक है, फिर एक आपके क्या होते हैं, रूरल बैंक्स होते हैं। ठीक है, उनको रूरल बैंक्स गाँव में खासतौर पर बोलते हैं। और ये आपके क्या है, आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जिनकी बात हो रही है, कोऑपरेटिव बैंक्स। इनमें भी 2 कैटेगरी है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स अलग होंगे और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अलग होंगे। तो ये क्या है कि आरबीआई एक ऐसी बॉडी है जो सभी जो बैंक्स हैं, ये सारे के सारे, चाहे वो शेड्यूल बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, या फॉरेन बैंक हो, या रीजनल या रूरल बैंक्स हो, या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, दे हैव टू वर्क अंडर द गाइडेंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द आरबीआई। तो उसी में इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत क्या किया है, चेंज किया है, बस आपको और कुछ इसमें नहीं पढ़ना था। बस यहाँ तो एक थोड़ा सा मैं बता दिया कि बैंक्स कितने तरीके के होते हैं और कैसे करके होते हैं। अच्छा, अगला आपका ये रहा, भूमि राशि पोर्टल प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड एरर फ्री लैंड एक्विजिशन। ठीक है, तो ये जो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने भूमि राशि पोर्टल, यानी कि ये क्या है, आपकी वेबसाइट है, वो शुरू की है। किसके लिए, टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड एरर फ्री लैंड एक्विजिशन। ठीक है,
असल में क्या है कि आपकी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, आप लोगों को मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था, पॉलिटी में पढ़ाया था कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स या फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, द गवर्नमेंट वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक द लैंड ऑफ अ कॉमन मैन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विजिशन करना बोलते हैं। तो वो आपसे आपकी लैंड जो है एक्वायर्ड कर सकती है वेलफेयर बनाने के लिए, जैसे रोड्स बनानी है या स्कूल्स बनाने हैं, यहाँ कॉलेजेस बनाने हैं। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि कई बार जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट होती है, जब वो नेशनल हाईवे का एक्सपेंशन करती है या उसको 3 लेन से 4 लेन या 2 लेन से 6 लेन बनाती है, तो उसमें वो आपकी लैंड को क्या करती है, एक्वायर्ड करती है, ठीक है। तो इसमें वही बात बोली गई है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई किसी गलत की लैंड ना चले या उसको, और जिसकी लैंड वो लें उनको पूरा कंपनसेशन मिले। इस चीज को ध्यान रखते हुए ये आपका भूमि राशि पोर्टल शुरू किया गया है, लैंड एक्विजिशन, ठीक है। तो बस अगर एग्जाम में आएगा तो सिंपल पूछेंगे कि भूमि राशि पोर्टल जो है वो क्या चीज है, व्हाट इज भूमि राशि पोर्टल। अगला बढ़ते हैं, MEIS स्कीम टू बी रिप्लेस विद RODTEP स्कीम, ठीक है, वही रट्टा मारना है। MEIS क्या है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इसको हटाकर क्या कर दिया, रिप्लेस्ड बाय रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। बस इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो आपके काम की नहीं है, सब अलग एग्जाम में काम में आएंगी। अभी इतना खाली आप लोग पढ़ लो कि क्या चीज़ किसको रिप्लेस कर रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी। चलो बढ़िए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सोलर एनर्जी है किसके अंदर आती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। धीरे धीरे देखो इंडिया जो है इसकी ओर बहुत तेजी से हम बढ़ते आ रहे हैं, और ये मेरा मानना है कि इसमें पर्सनली मोदी जी ने जो है वो काफ़ी इनिशिएट लिया है। जब से आपका इंटरनेशनल, एक तो जो सोलर अलायंस नहीं बना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में अगर नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेना, ये असाइनमेंट है आपके लिए, मुझे लगता है एग्जाम में आपके आ सकता है, क्योंकि इसमें सोलर बहुत ज़्यादा हम लोग सोलर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। खासतौर पे जो आपके ट्रॉपिकल रीजन में कंट्रियां हैं वो तो करेंगे करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, साइंटिस्ट कहाँ के, ARCI इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल ऑपरेटिंग अंडर द DST, इन्होंने क्या डेवलप अ कॉस्ट इफेक्टिव सोलर रिसीवर ट्यूब। अभी क्या होते हैं, वो सेल्स होते हैं, इन्होंने कोई सोलर रिसीवर ट्यूब्स बना ली है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ से एक चीज बता दूं, ये जो सोलर आपके सेल्स होते हैं, जो आपकी सन की रेड लाइट होती है, उसमें रेड लाइट, सन की मल्टीपल लाइट्स आती हैं आपके अर्थ तक, जो रेड लाइट होती है उसी से ये लोग क्या बनाते हैं, सोलर सेल्स आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो भी कैसे ही होती है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसको फिर आप विद द हेल्प ऑफ द इन्वर्टर किस में चेंज कर लेते हैं, AC में, और फिर अपने घरों में यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द ट्यूब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब 93% ऑफ द रेडिएंट एनर्जी एंड 40% ऑफ द इमिटेंस। बहुत अच्छा, तो यानी कि इसका जो कन्वर्जन होगा बहुत अच्छा होगा। द टेक्नोलॉजी विल हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स सोलर एनर्जी टारगेट ऑफ 100 गीगाबाइट्स बाय 2020। देखो एक MCQ क्वेश्चन हमको और मिल गया कि हमने जो है कितना टारगेट रखा है 2022 तक सोलर एनर्जी से बिजली बनाने का, तो आप टिक करके आएंगे 100 गीगावाट, ठीक है, सॉरी मैंने गीगावाट बोल दिया था, गीगावाट हो गया आपका। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, व्हाट इज सरक्रीक इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में खाली कश्मीर का ही मसला नहीं है, ये गुजरात का इलाका है सरक्रीक, वो भी अब एक इशू बन गया है, ठीक है। तो ये पहले इसको पढ़ते हैं क्या हुआ था यार, कि एक ग्लोबल सबमिट हुई थी, रियॉन ग्लोबल सबमिट, कहाँ पर, दुबई में, और पाकिस्तान ने उसको रिप्रेजेंट किया था। और इस सबमिट का जो थीम था वो पहले पूछ लेगा आपको कि जो आपकी रियॉन ग्लोबल सबमिट हुई थी उसका थीम बताओ। तो थीम था नेविगेटिंग एंड निगोशिएटिंग ग्लोबल इम्परेटिव्स, ठीक है, ये रट्टा मार लेना। फिर दूसरा पूछेगा इसी में, द इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर सर क्रीक इज इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन सिंध एंड कच्छ। कच्छ हमारा हो गया, सिंध उनका पार्ट हो गया, तो सर क्रीक लाइन गुजरात में होगी, तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर अगर यहाँ देख लें थोड़ा सा, जो लिखा हुआ है, सर क्रीक इज अ 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर स्ट्रिप इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, ठीक है, किसका है, मार्शी लैंड, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इट वाज अर्लियर कॉल्ड बैन गंगा। तो देखो सर क्रीक का एक हमको, सर क्रीक सर क्रीक का हमको एक अल्टरनेटिव नेम मिल गया, और वो अल्टरनेटिव नेम क्या है, बैन
गंगा, ये नाम चेंज हो गया है। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन हमको मिल गया, तो आ सकता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में। और हाँ ठीक, बस इसमें इतना ही बहुत है। हाँ, यहाँ से एक चीज जो है वो देख लेना, ये क्रीक के आसपास या इसके आसपास कोई फ्रेश वाटर की रिवर है कि नहीं है, ये जरा सर्च कर लेना, फ्रेश वाटर रिवर, ठीक है, या रिवर जो हो गई वो आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्या है, एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स, इंडिया रैंक सेकंड। तो एक ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 पब्लिश हुआ था, उसमें रिलीज बाय ये लिखा हुआ है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, जिसमें इंडिया वाज रैंक सेकंड इन दी इंडेक्स, यानी कि एनिमल के प्रोटेक्शन के मामले में हमको सेकंड नंबर दिया गया था, ठीक है। और देखो एनिमल्स को बचाने के लिए हमारे यहाँ बाकायदा एक लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960, पूछ सकता है आपसे, चाहे वो कोई भी जानवर हो, आप उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला ये रहा, CSIR डेवलप्स बाय ल्यूमिसेंट सिक्योरिटी इंक टू कर्व फेक करेंसी, ठीक है। तो लगातार पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि वो हमारे यहाँ फेक करेंसी जो है वो भेजे, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। उसको रोकने के लिए ये बाय ल्यूमिसेंट सिक्योरिटी इंक जो है वो बनाई गई है। क्या इट शोज टू कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। तो अच्छा है, हम जितना ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स क्या करते जाएंगे, अपनी करेंसियाँ बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही पाकिस्तान को भी इसको पब्लिश करने में जो भी उनकी अथॉरिटी है, उसको अथॉरिटी में इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे लीगल तरीके से हमारे यहाँ काम की, मतलब हमारे यहाँ हमारी जो करेंसी इंडिया की बनाते हैं लोग, इतने वो हैं। अच्छा, व्हेन प्लेस्ड अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट इट टर्न्स रेड, लेटर इट टर्न्स ग्रीन व्हेन द यूवी लाइट इज ऑफ। तो ये आपका फर्क है। द इमिशन ऑफ रेड कलर इज ड्यू टू फ्लोरेसेंस एंड द इमिशन ऑफ ग्रीन कलर इज ड्यू टू फॉस्फोरस इफेक्ट, ठीक। हाउ इज द इंक मेड, तो ये बहुत, इसका बनाने का तरीका आप देखते हो 400 डिग्री सेल्सियस पर होता है, मिक्सचर होता है, तो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। और यही इंक जो है वो किस में यूज होती है, दिस इंक ऑल्सो इज यूज इन पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट भी इसी इंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है कमिटी फॉर्म्ड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसान रेल स्कीम, ठीक है। अब क्या भाई, किसान रेल स्कीम, ये आपकी जो किसान रेल स्कीम है यहाँ पे है, लॉन्च्ड बाय GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेट अप अ नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन इन दी कंट्री, ठीक है। वजह ये है कि पूरी आपके इंडिया में ढेर सारे जो आपके फार्मर्स जो कि पेरिशेबल आइटम्स बनाते हैं, ठीक है, फार्मर्स जो बेचारे एलाइड एक्टिविटी करके पेरिशेबल आइटम्स क्या हो गए, जैसे आपके फिश हो गई, यानी कि मीट हो गया या मिल्क हो गया, जो कि बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई गांव में फॉर एग्जांपल किसी ने गुजरात में मिल्क बनाया, मिल्क काऊ से निकाला, अब उसको सीधे कहाँ बेचना है, वेस्ट बंगाल। तो भाई इतना लंबा सफर करते करते तो क्या होगा, वो मिल्क रास्ते में खराब हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि कोल्ड चेन बनाई जाए, ठीक है। तो ये रट्टा मान लिया कि किसान रेल स्कीम का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मैं इसको लाइन कर देता हूँ, किसान रेल स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या डेवलप करना, कोल्ड चेन डेवलप करना, और विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बस ये रट्टा मार के आप आ गए, वहाँ एग्जाम में सिंपल पूछेगा व्हाट इज किसान रेल स्कीम, तो आप वहाँ नीचे आंसर में होगा एमसीक्यू में, तो टिक करके आएंगे डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड चेन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला ये रहा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल पास्ड इन दी पार्लियामेंट। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल जो है वो पास किया गया, इसको अमेंडमेंट किया गया था कि जो कंपनीज इंसॉल्वेंट कंपनीज हो जाती है, रिस्क ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, और ना शुरू हो, थोड़ा सा लेट शुरू, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका ये रहा, कोरोना वायरस एपिडेमिक डिजीज एक्ट इन्वोक्ड इन इंडिया, ठीक है। तो मार्च 11 में हमको हवा लग गई थी, या हमारी जो भी सो कॉल्ड हमारी ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर्स थे, उनको पता चल गया था कि ये बहुत बड़ी घटना होने वाली है, तो एपिडेमिक एक्ट लग गया था। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बनेगा कि एपिडेमिक एक्ट किस ईयर, कौन सा एक्ट लगा था, तो आप टिक करके ये आएंगे, एपिडेमिक एक्ट 1897, इसी में लॉकडाउन हो गया, सारे जो आपके रिस्ट्रिक्शन है सब इसी के अंडर में लगाए गए। अगला आपका ये रहा, 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा लेड बाय PM मोदी टू बी हेल्ड इन लेह, ठीक है। तो ये उससे में मार्च में आ गया था कि कहाँ करेंगे, तो ये 21 जून 2020 को किया गया था, आपका प्रपोज था आपका, ठीक है। अच्छा, द आइडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड नेशन इन 2014। तो देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन मिला कि इंटरनेशनल, पहला चीज कि इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, 21 जून को होता है। और कब से शुरू हुआ था आपका,
तो 2014 से ही शुरू इंटरनेशनली इसको हम कैसे मनाते हैं, वर्ल्ड योगा डे के तौर पे मनाते हैं। और जोग्राफिकली 21 जून की खासियत क्या है, तो ये देखो क्या लिखा है, इट इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक एंड जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट रिसिलेंट रेन फेड एग्रीकल्चर। तो वर्ल्ड बैंक और हिमाचल गवर्नमेंट, बीच में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, 80 मिलियन यूएस डॉलर जो है इंक्रीज किया गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए एंड इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन हिमाचल। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो वाटर मैनेजमेंट है के करने के लिए एक भारी भरकम लोन भारत में किस स्टेट को दिया है, तो आप टिक करेंगे हिमाचल को दिया है। वहाँ पे क्या होगा, यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट इन अराउंड 428 ग्राम पंचायत, ठीक है, उनके लिए दिया गया है। फिर अगर नीचे देखें, द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो प्रोवाइड फंड टू इंस्टॉल वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन, दिस विल हेल्प lay foundation of future water budget and will also ensure better land use। ठीक है, अच्छा अगला ये रहा, एंटी HIV ड्रग्स यूज अगेंस्ट कोविड-19 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो वो सब, क्योंकि जब ये मार्च की बात थी तो हमें कोरोना वायरस के बारे में इतना पता था नहीं, आज भी खैर इतना नहीं पता है, लेकिन हम ये तो पता है कि वो वायरस है। तो हमने शुरू से लेकर शुरू के 1 महीने तक काफ़ी क्या मारे थे, तुक्के मारे थे, एंटीवायरल ड्रग दे रखे, तो कई लोग ठीक भी हुए इससे। ठीक है, इसलिए भी इंडिया में आज कहते हैं कि जो मोर्टेलिटी रेट है बड़ी कम भी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी मार्च लेक्चर 3 में मैंने ली है, और उम्मीद है कि अगला जो मैं लेक्चर अब दूंगा वो अप्रैल से शुरू करूंगा। अगर कुछ होगा मार्च की न्यूज़ तो वो मैं अप्रैल वाले लेक्चर में ऐड ऑन करता हूँ।